हूं आपके साथ कृतिका। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर रेप पीड़िता का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाई है रेप पीड़िता ने। रेप पीड़िता का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट ही उसकी गायब कर दी गई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर बदसलूकी का भी आरोप पीड़िता ने लगाया है। थाना विभूति खंड में 3 दिन पहले ये मुकदमा लिखा गया था। हजरतगंज पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फिलहाल दूर है। हजरतगंज के झलकारीबाई अस्पताल में भर्ती है इस वक्त रेप पीड़िता, जिसकी रिपोर्ट ही इस वक्त गायब कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं एक पीड़िता हूँ। विभूति खंड थाने में मेरी FIR दर्ज की गई है। मेरा रेप हुआ है। संदीप यादव ने मेरा रेप किया है और थाने से मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया है। 3 दिन से मैं यहाँ एडमिट हूँ। ना ही मुझे वीटनेस का ग्लूकोज चढ़ाया गया, ना ही मुझे कोई मेडिसिन दी गई है। गंदगी में मैं जब से आई हूँ तब से गंदगी में बैठी हुई हूँ और यहाँ डॉक्टर इतनी बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ कि कुछ कहने को नहीं। जब आज डिस्चार्ज का समय आया तो वो बता रहे हैं कि आपकी रिपोर्टें सारी गायब हो गई हैं, अब जाके फिर से रिपोर्टें लेके आइए। आधी रिपोर्टें आपकी कहाँ हैं? बताइए हम क्या करें। हमारा बच्चा बहुत परेशान है। आज 3 दिन से मुझे मिलने के लिए रो रहा है। उसका फीवर भी आ गया है। बताइए हम क्या करें। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अश्वनी द्विवेदी सुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से ही। अश्वनी, देखिए बड़ी लापरवाही अस्पताल की तरफ से देखने को मिली है। रेप पीड़िता की जो जांच रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट ही गायब कर दी गई। बिल्कुल, एक कल से वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक महिला है जो आरोप लगा रही कि इसके साथ विभूतिगंज थाना क्षेत्र में रेप हुआ था। उसकी FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद जो झलकारीबाई अस्पताल है वहां पर वो 3 दिन से मौजूद है। उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा। एक और तो कहीं ना कहीं थोड़ा संदिग्ध मामला भी लग रहा है। एक और तो आरोप लगा रही है कि उसका मेडिकल नहीं हुआ है, दूसरी वो कह रही है कि उसकी जो रिपोर्ट थी वो गायब कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। हालांकि जो झलकारीबाई अस्पताल है उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ के डॉक्टर्स का रवैया जो पहले भी ठीक नहीं रहा। तमाम जो मरीज जाते हैं या उनके परिजन होते हैं उनके प्रति उनका रवैया ठीक नहीं होता, तो थोड़ा सा आरोप में सच्चाई नजर आती है। और कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय है कि जांच में कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वाकई जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या वाकई में जो आरोप लगा रही महिला वो उस पर कितनी सच्चाई, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या। निश्चित तौर पर लेकिन हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे झलकारीबाई हो, चाहे बलरामपुर हो, तमाम जगहों पर जब पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर्स का रवैया वाकई में ठीक नहीं होता। उनके साथ बेहतर ढंग से पेश नहीं आते। साथ ही साथ जो वार्ड बॉय होते हैं या फिर तमाम अन्य पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनका भी रवैया ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं इसी को लेकर के लगातार सवाल भी स्वास्थ्य महकमे में होते हैं, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहती है। उसको लेकर के चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे तमाम अन्य तरह की सुविधा हो, हर तरह की सुविधा देती है। लेकिन सबसे होता है कि डॉक्टर्स का व्यवहार, जो मेडिकल स्टाफ है उसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि ऐसा माना जाता है माइंडली कि अगर कोई कोई मरीज जा रहा है उसके साथ अगर डॉक्टर का व्यवहार अच्छा है तो 10 से 15% तो ऐसे ही ठीक होता है। निश्चित तौर पर ऐसे में जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। उनकी सघनता की जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ऐसे डॉक्टर्स पर या ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। जी अश्विनी, अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, क्या आपने कोशिश की कि अस्पताल प्रशासन से बात की जाए, डॉक्टरों से बातचीत की जाए कि भाई आखिर लापरवाही कहाँ हुई है, किसने ये लापरवाही की है? बिल्कुल, जो मेडिकल जो झलकारीबाई अस्पताल है वहां पर मीडिया को अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। ये आज से नहीं, काफी लंबे समय से है। क्योंकि महिलाओं को लेकर के खासतौर पर वो अस्पताल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तो डिलीवरी सबसे ज्यादा वहां पर होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं जहाँ वो खतरा, मान लीजिए कि डॉक्टर से कहना है कि अगर ज्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ होगी तो बच्चे जन्म लेते हैं वहां पर उनको रखा जाता है, तो ऐसे में उनको खतरा हो सकता है। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के मीडिया को एंट्री नहीं मिलती है। हालांकि कोशिश लगातार जा रही है कि उनके जो उच्च अधिकारी है उनसे संपर्क साधा जाए और सच्चाई जानने की कोशिश की जाए। हालांकि अब आगे जांच अगर होती है, स्वास्थ्य मंत्री इसका संज्ञान लेते हैं तो आखिर क्या क्या निकल के सामने आता है ये कुछ देखना होगा। चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे। और इसी के साथ लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन हंगामेदार रहने की आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल विपक्ष ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और साथ ही आपको बता दें कि 23 सितंबर तक विधानसभा का यह मानसून सत्र चलेगा।
अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, आज कौन कौन से मुद्दे आज उठाए जाएंगे विधानसभा में? हाँ बिल्कुल, हाँ मानसून सत्र का तीसरा दिन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने फिर से एक बार कमर कसी है। कल का दिन देखा गया, कल किस तरह से जो सदन था उसके अंदर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो कहीं ना कहीं वेल तक पहुंच गए थे, वहां धरने पे बैठ गए थे। उसके बाद उनकी मान मनोबल भी की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। उन लोगों ने उनको मनाने की कोशिश की। निश्चित तौर पर हालांकि विधायक माने नहीं। कल का दिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं पर और सेवाओं को पर कहीं ना कहीं निशाना साधा गया समाजवादी पार्टी की ओर से। और एक तरीके से बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं। थोड़ी कुछ सच्चाई भी इसमें है, लेकिन इतनी सच्चाई नहीं जिस तरीके से कहा गया। क्योंकि कोविड के काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे ने काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो जिस तरीके से काम किया उसने, तो वाकई में उसकी तारीफ उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, उसकी तारीफ केंद्र में हुई है, उसकी तारीफ विश्व स्तर पर हो रही है। तो ऐसे में बिल्कुल थता बताना स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर है, अभी वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की आवश्यकता है और उसको लेकर काम भी चल रहा। कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, उसका जवाब भी दिया गया। और आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम करेगी। हालांकि जब प्रश्नकाल होगा उसके बाद उत्तर देने की बारी आ गई, तो उसको लेकर के विशेष तैयारी करने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री ओर से तमाम जो मंत्री हैं उनसे कहा गया है कि बाकायदा अपनी तैयारी करके आएंगे और जब सदन में कोई विपक्षी पार्टी के नेता जब सवाल पूछेगा तो उसको उचित उत्तर दिया जाएगा, उसको संतुष्ट किया जाएगा। सबसे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा संतुष्ट करने का लिए अगर बात करें तो जनता को संतुष्ट करना सरकार की प्राथमिकता होती है। कहीं ना कहीं सदन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से जनता को संतुष्ट करने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार करेगी। आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर गजवात उल हिंद के संदिग्ध आतंकियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मुनीर उद्दीन, मिनहाज, शकील, मुस्तकीम, मोहम्मद मोइद की अर्जी को इस वक्त खारिज किया गया। 28 सितंबर को आरोपियों पर आरोप तय होने हैं। अलकायदा के इशारे पर उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में ये आतंकी थे। यूपी एटीएस ने आतंकियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह की जमानत अर्जी दायर की गई और अब कोर्ट की तरफ से जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए जमानत अर्जी दायर की गई थी लेकिन इस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है, ताजा अपडेट। अश्विनी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर ओपी राजभर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात की गई है और जिसके बाद में आज सुबह 9 बजे ओम प्रकाश राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। तो काफी अहम ये मुलाकात रही और राजनीतिक नजर से अगर देखा जाए तो इसका कई सारे मायने इस मुलाकात के अब निकाले जा रहे हैं। हालांकि चीजें कुछ साफ होंगी करीब 9 बजे, जब 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। कल ये मुलाकात हुई है। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। अश्विनी, राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो कितनी अहम है ये बैठक, ये जो मुलाकात हुई है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? बिल्कुल, कल जो बैठक हुई है हमारे सूत्रों के अनुसार जानकारी हो रही है कि कल जो मुलाकात मुख्यमंत्री से ओपी राजभर ने की, तो उस दौरान जो उनके जाति लोग हैं, उनके जो लोग हैं यानी कि राजभर समाज है, उसको एसटी कैटेगरी में लाया जाए, जिससे उनकी डेवलपमेंट हो सके, जिससे उनका विकास हो गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जो राजभर समाज है उसको एसटी कैटेगरी में लाएगा, उसको लेकर प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब सियासत जो हो रही
रही है राज्य भर की तरफ से, वो कहीं ना कहीं समझ से बाहर हो रही। कभी तो वो सरकार का पक्ष लेते हैं, तो कभी सरकार के विरोध में बोलते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, तो उसके विरोध में बोलते हैं। कहीं ना कहीं अब वो स्थायी अपना पता ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नजदीक आना चाहते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी के कुछ आज मेंबर हैं या फिर वो खुद लोकसभा का चुनाव लड़े। निश्चित तौर पर इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। हालांकि उनके राजनीति के बारे में कहा जाने लगा है कि वो स्थायी नहीं है, ना तो उनकी जुबान का भरोसा कर किया जा सकता है, ना ही उनका भरोसा किया जा सकता। तमाम लगातार समाजवादी पार्टी उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करे, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन में गए थे, 2022 का चुनाव लड़ा था, उनको अच्छी खासी संख्या में आज जो है सीटें दी गई थी, 6 विधायक बन के उनको आए, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े होने लाजमी है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थायी रूप से रहेंगे? उसके बाद उन्होंने बसपा का भी दरवाजा खटखटाया, बसपा से मनाही हो गई, कांग्रेस के भी संपर्क में है, लेकिन वहां से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। निश्चित तौर पर राजभर जो है बेहतर ढंग से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर राजनीति करना है तो उनको किसी ना किसी बड़ी पार्टी का सहारा जरूरत पड़ेगी, और समाजवादी पार्टी को उसने सहारा भी दिया, लेकिन वो किनारे हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी विकल्प बचता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द जो है मधुमक्खी की तरह बना रहे हैं राजभर, और कभी भी चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन उसमें शामिल हो जाए। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बन रही है, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। लखनऊ से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर रीता बहुगुणा के खिलाफ मुकदमे में बहस पूरी हो चुकी है। 26 सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट अब अपना फैसला सुनाएगी। 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी रहते हुए रीता बहुगुणा जोशी पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया था। प्रचार का समय जो है वो खत्म होने के बाद भी रीता बहुगुणा पर प्रचार करने का आरोप लगा था। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस मामले को लेकर? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको अपडेट्स भी बता रहे हैं। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर महिला विधायकों के नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पत्र इस वक्त लिखा है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने महिला विधायकों को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें 22 सितंबर को यूपी विधानसभा जो है वो इतिहास रचने जा रही है। दरअसल पहली बार ऐसा होगा जब जो पूरा सत्र है वो सिर्फ महिला विधायकों के लिए रहेगा। महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र का यह आयोजन कल किया जाएगा। विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य अपना विषय रख पाएंगे। सभी महिला विधायकों और विधान परिषद की महिला सदस्यों को ये पत्र मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा गया है। यूपी सरकार की तरफ से मिशन शक्ति को लेकर भी किए गए कार्यों को रखा जाएगा। वहीं यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ और अस्पतालों की व्यवस्था का मुद्दा उठाया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ का तंज कसते हुए उनके बयानों का माकूल जवाब दिया गया। इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। अभी मैं गोरखपुर के दौरे पे था, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक मेरी हो रही थी। इंसेफ्लाइटिस के केवल 40 मामले इस वर्ष वहां पर अब तक आए हैं। 40 में से 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के और 7
जापानी इंसेफ्लाइटिस के, मौत 0 है। बड़े पैमाने पे मौतें होती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी? 2017 में, उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी, प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंद के कगार पर थे। सुनिए नहीं। और यही नहीं, जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है, उस पर कार्रवाई चल रही है। 89 से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को 4 बार, ठीक है नाम पहले कुछ रहा होगा, लीडर वही थे ना, नेता वही थे, और इनको 4 बार प्रदेश में शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नहीं कहता हूं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को कहती कि इनके शासनकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र का अवमूल्यन हुआ है, उसमें अभिवृद्धि कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। ये हर व्यक्ति कहता है, और मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर कुशीनगर एमएलए मनीष जायसवाल ने एप्लीकेशन दी है। विधानसभा में नियम 301 के तहत ये एप्लीकेशन दी गई। सीएमओ कुशीनगर पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। नियम 301 के तहत एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की ये मांग इस वक्त की गई है। तो आपको बता दें कि कुशीनगर एमएलए मनीष जायसवाल ने ये एप्लीकेशन इस वक्त दी है और इसमें सीधे तौर पर विधानसभा में नियम 301 के तहत ये एप्लीकेशन दी गई है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले की जमानत याचिका को इस वक्त खारिज कर दिया गया। आरोपी राजस्थान निवासी युवक सरफराज की जमानत अर्जी खारिज की गई है। 2 अगस्त 2022 को थाना सुशांत गोल्फ सिटी थाने में यह पूरा मामला दर्ज किया गया था। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर आरोपी ने धमकी दी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की। और अगली खबर लखनऊ से, यूपी पीडब्ल्यूडी विभाग में एक बार फिर से तबादले देखने को मिले। पीडब्ल्यूडी विभाग में 2 अधिशासी अभियंता के तबादले किए गए। विशाल पांडे निर्माण खंड 3 पीडब्ल्यूडी को आजमगढ़ भेजा गया। वहीं कृष्णवीर सिंह प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी विभाग को संभल ट्रांसफर किया गया है।
वहीं नोएडा के तत्कालीन विधि अधिकारी वीरेंद्र सिंह नागर को निलंबित किया गया है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने वीरेंद्र सिंह नागर को निलंबित किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंच जा रहे हैं। विधि अधिकारी की लापरवाही से नोएडा प्राधिकरण को काफी घाटा हुआ है। 7.26 करोड़ की वित्तीय घाटा होने पर यह कार्रवाई की गई। शासन के संज्ञान में मामला आने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। साल 2016 में नोएडा विकास प्राधिकरण में वीरेंद्र सिंह नागर तैनात रहे थे और इस समय यूपी सीडा कानपुर से है संबंध। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर एसीबी की कस्टडी में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के सीने में दर्द की शिकायत मिल रही है। फिलहाल अमानतुल्लाह खान को हिंदूराव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका ईसीजी हुआ है। हिंदूराव हॉस्पिटल से अमानतुल्लाह खान को चेकअप के लिए इस वक्त एम्स भी भेजा गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में एसीबी कस्टडी में है अमानतुल्लाह खान। गुरुवार को अमानतुल्लाह खान की ये कस्टडी भी खत्म हो रही है। वहीं नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार ने 4 लोगों की जिंदगियां कल छीन ली। नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार की दीवार से 4 लोगों की मौत हो गई। नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनाई गई दीवार भर-भराकर अचानक से कल गिर गई। नोएडा अथॉरिटी और ठेकेदार की सांठगांठ की पोल खुल गई। घटिया निर्माण के चलते अचानक दीवार गिरी है। ये नोएडा अथॉरिटी में विकास कार्यों में घपलेबाजी लगातार जारी है। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का जो नाला है वो इस वक्त बह रहा है। और ये 4 तस्वीरें सब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जब दीवार गिरी थी तो दीवार गिरने के तुरंत बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया, जिससे कि जो लोग दीवार के नीचे दब गए हैं, मलबे में नीचे दबे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 जिंदगियां इस हादसे ने छीन ली। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि घटनास्थल पर डीएम सुहास एलवाई वहां मौके पर पहुंचे। और चौथी तस्वीर जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था इस दौरान। वहीं सीएम योगी के फरमान आते ही एक के बाद एक अधिकारी घटनास्थल पर आते रहे और पहले डीएम पहुंचे, फिर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी पहुंची और फिर कमिश्नर पहुंचे और बीजेपी सांसद महेश शर्मा भी वहां पहुंचे। लेकिन किसी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था कि इन मौतों का गुनहगार कौन है। रिपेयर जो करने वाले लेबर थे, जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि तेज़ी गति से कार्य चल रही है और समस्त सूचनाओं को पुष्टि भी की जा रही है, क्योंकि अभी समस्त अधिकारीगण या मौके पर आकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करते हुए जितने भी घायल लोग हैं उनको उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। सेक्टर 21 नोएडा में जलवायु विहार सोसाइटी है, जो एक पुरानी सोसाइटी है। सोसाइटी की अपनी बनाई हुई वॉल है और जो शायद ख़राब हालत हो गई थी वो आज सडनली मॉर्निंग में कोलैप्स हुई है। जलवायु विहार सोसाइटी की रिक्वेस्ट पे ही जो सोसाइटी के बाहर का ड्रेन है उसका रिपेयर का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम कराया जा रहा था। तो जो लेबर मौके पे ड्रेन रिपेयर करा रही थी वो जब दीवार कोलैप्स हुई तो वो उसके ट्रैप में आ गई। लगभग 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई, बाकी सब रेस्क्यू कर लिए गए, 1 इंजर्ड है, बाकी सभी सेफ। इसकी अभी जांच का विषय है। अभी नोएडा प्रशासन के अधिकारियों से मैंने बात की है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट देने में या और आगे का काम करने में कहीं कोई चूक तो नहीं रही है, कहीं किसकी दोषी हैं, कौन दोषी हैं, क्या गलती हुई है, इसकी सबकी जांच का विषय है। जांच के बाद हम इस विषय पर आपसे बात करेंगे। इसमें जो भी दोषी समझाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और वर्तमान में तो फिलहाल जिनके साथ मानवीय क्षति हुई है हम उनके साथ हमारी संवेदनाएं और उनके साथ हम खड़े हैं, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। तो नाली
और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर मोहान रोड स्थित मकान में अचानक से भीषण आग लग गई। भगत सिंह कॉलेज के पीछे बने मकान में ये आग लगी है। पूरे मकान में आग फैल गई है। आग को देखते ही हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम है। पारा थाना क्षेत्र के मोहान रोड स्थित मकान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से ये आग लगी है। दमकल विभाग की गाड़ियां भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और लगातार इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।